आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है ज़ू 510 इकोनॉमिक्स ज़ूलॉजी का जो लेक्चर नंबर है 39 दैट इज़ फ़िश फीड प्रिपरेशन, ये डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है दैट इज़ राइट द नेम ऑफ स्टेप्स ऑफ फ़िश फीड प्रिपरेशन। फ़िश की जो फीड है उसको हम प्रिपरेशन करने के लिए जो स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो जो है उनके नेम लिखें। ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है। राइट ए नोट ऑन फ़िश फीड प्रिपरेशन, फ़िश की फीड के हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके तमाम स्टेप्स के ऊपर नोट लिखें, तो ये भी आ सकता है। सबसे पहला है डाइट प्रिपरेशन यानी फीड प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। उसके मुख्तलिफ जो है यहाँ पर 3 जो है हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है ग्राइंडिंग, सेकेंड वन है मिक्सिंग, थर्ड वन है पेल्टिंग। तो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे खुराक की, ठीक है, कोई भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके उनका पाउडर बनाएंगे। फिर पाउडर को जो होगा वो हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसकी मिक्सिंग करेंगे। इतनी मिक्सिंग करेंगे कि वो यूनिफॉर्मिलिटी हो जाए न्यूट्रंट्स की। न्यूट्रंट्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे फैल जाए, हर तरफ में खुराक के अंदर सेम उनकी यूनिफॉर्मेशन हो जाए। नेक्स्ट है कि पेल्टिंग। पेल्टिंग होगी कि हमने उसको जो हमने पाउडर बनाया है उसको हार्ड और सॉलिड फॉर्म के अंदर ना पैलेट की शक्ल में बना देना है। पैलेट मतलब होगा जिस तरह हम आम टैबलेट लेते हैं सॉलिड फॉर्म में मेडिसिन की, वैसे ही पैलेट जो होगी वो इसकी भी हम बना देंगे। पैलेट का फिर ये फ़ायदा होता है कि वो खुश्क होती है, ठीक है, खुश्क होगी और इस तरह हार्ड सॉलिड फॉर्म में होगी। जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर से इंग्रेडिएंट्स को लूज़ कर देगी, खारिज करेगी, और जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फिशेज़ के ज़रिए ऑर्गेनिज्म तक, तमाम फिशेज़ तक जो होगी पहुँच जाएगी। सबसे पहला काम है ग्राइंडिंग। आपको यहाँ पर ग्रेडिंग का जो है मटेरियल नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम फ़िश डाल के जो फीड है वो डालते हैं, यहाँ पर उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं और यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, हार्ड पैलेट बना लेते हैं, और हार्ड पैलेट जो होगी उसे स्टोर करके हम किस में डालते हैं, फ़िशेस के पाउडर, और फ़िशेस को फिर अपनी फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ़िश फीड प्रोडक्शन में भी आपको ये नज़र आ रही हैं कि और छोटे पॉन्ड के छोटे लेवल के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, फ़िश की जो फीड है उसको स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग मील। फ्लोटिंग मील में ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपकी जो मील है, जो आपने पैलेट बनाई है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके खुराक की, उसका जो डेंसिटी है वो लो होनी चाहिए। डेंसिटी अगर हाई होगी तो वो जाके नीचे बैठ जाएगी और खुराक जो होगी वो फ़िशेस तक नहीं सही से पहुंच पाएगी, क्योंकि फ़िशेस को फिर नीचे जाना पड़ेगा डिप जो होगा उस जहाँ डेप्थ में के खुराक हम लें। तो इसका क्या होगा कि वो फ्लॉट ने अगर हम उसकी डेंसिटी, पैलेट की डेंसिटी होगी वो कम रखेंगे, थोड़ी रखेंगे, तो वो क्या होगा, उसका जो रिड्यूस होगा इंग्रेडिएंट्स का साइज़, पार्टिकल साइज़ का वो कम होगा, और वो फ्लॉट करके वाटर के ज़रिए हर ऑर्गेनिज्म तक जहाँ जहाँ भी फ़िश के मौजूद है पॉन्डिंग के अंदर वो मौजूद होगी, वहाँ तक उसे इजीली खुराक जो होगी पहुँच जाएगी। तो उसका हमने क्या करना है, फ्लोटिंग मिल्क की डेंसिटी कम रखनी है, यानी उसका रिड्यूस करना है इंग्रेडिएंट साइज़ टू पार्टिकल साइज़ रेशो जो होगी। नेक्स्ट है कि ये जो फ्लोटिंग मील होता है इसका फ़ायदा क्या है, ये इजीली हैंडलिंग होता है, फ्लॉट करके इंग्रेडिएंट जो होता है ऑर्गेनिज्म तक पहुँच जाता है। ये क्या करेगा, फीड डाइजेस्टिबिलिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, एक्सेप्टेबिलिटी को और मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, यानी ये मिक्सिंग जो होगी ये अच्छे से इसके अंदर पैलेट के अंदर मिक्सिंग हुई होती है, और एक्सेप्टेबिलिटी यानी ये पहले से इतनी जो है ग्राउंडेड फॉर्म में मिक्स हुई हुई है, तो जो फिशेज़ होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके लिए इसको एक्सेप्ट करना और इसको हज़म करना, जो डाइजेस्ट करना आसान होगा। तो पेल्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी होंगी, ठीक है, यानी हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स किया है, न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे से यूनिफॉर्मिलिटी फैल गई है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो अच्छे से उसकी पैलेट भी बनेगी। ये नहीं है कि पाउडर की शक्ल में आपने कुछ अभी जो है सॉलिड फॉर्म में स्टोन पड़े हुए हैं, नहीं, तमाम स्टोन्स को अच्छे से ग्राइंड करना है, तभी उसकी पैलेट भी क्या होगी, अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है कि मिक्सिंग का फ़ायदा क्या होता है। मिक्सिंग क्यों हम करते हैं, टू अचीव यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स को यूनिफॉर्मिलिटी हम तमाम जगहों पे डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि पेल्टिंग क्यों बनाते हैं, इसका फॉर्म क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉफ्ट डस्टी मिक्सचर टू कम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट और डस्टी मिक्सचर होता है हमारे पास पाउडर की फॉर्म में, उसको हम कम्पैक्ट यानी सॉलिड फॉर्म में, सख्त फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मशीनरी में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है दैट इज़ एक्सट्रूजन प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, हम कुक करते हैं चीज़ों को हीट के ज़रिए।
जो फ्लोटिंग पैलेट होगी उसको हमने मिक्सचर करके उसको लिक्विड डाल के फिर उसको लिक्विड के ज़रिए डालने के बाद उसको मशीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। इस मशीन के अंदर डालेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको फीड को सब्जेक्टेड टू करेंगे हीट एंड मॉइस्चर। हीट और मॉइस्चर देंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास निकल आएगा इस तरह, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है एक्सट्रूजन का? एक्सट्रूजन का फ़ायदा ये होता है कि जो फीड होती है उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या करता है, फीड मिक्सचर सब्जेक्टेड टू हीट एंड मॉइस्चर इसके अंदर, और पैलेट जो होंगी एक्सपेंड हो जाएंगी और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैलेट जो एक्सपेंड होगी उसका फ़ायदा क्या होगा, एक्सपेंडेड पैलेट्स एबल टू एब्जॉर्ब मोर लिक्विड। जो एक्सपेंड हो जाती हैं पैलेट उनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वाटर जो होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम करेगी हो जाएगी। तो जो वाटर की जो डेंसिटी है और कम होने से फ़ायदा ये होगा कि वो हल्की फुल्की हो जाएगी, और वाटर वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करने से फ़ायदा ये होगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी पानी में मिक्स होकर हर फिश तक जो होगी वो जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर फीड स्टोरेज 1। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना है प्रॉपर फीड स्टोरेज होता है क्या है और इसे हम करते क्यों हैं। इसमें यह होता है कि फीड को स्टोर करना लंबे टाइम तक कि कुछ टाइम तक हम क्या करें, फिशेस के लिए खुराक को स्टोर करके अपने पास रख लें बना के, मुख्तलिफ कार्टन के अंदर के मुख्तलिफ प्लेसेस के अंदर हम जो है वो बनाकर गोदाम की शक्ल में रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका हम पढ़ते हैं, बिकॉज फीड कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स दैट आर सस्टेनेबल टू डिग्रेडेशन यू आर कंसर्न्ड विद स्टोरेज कंडीशंस एंड शेल्फ लाइफ। वो कहते हैं क्योंकि फीड के अंदर जिंदा जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करके डिग्रेड हो जाते हैं। वो डिग्रेड होंगे तो खुराक की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसको स्टोरेज कंडीशन देनी है। स्टोरेज कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर को दरमियाना रखना है, मॉइस्चर नहीं देने देना और उसको हवा नहीं लगने देनी और खुराक को स्टोर करके रख देना है, इस तरह की स्टोरेज कंडीशन दे के। वो कहते हैं कि अगर हम स्टोर कर अच्छे से ना करें, स्टोरेज हम करते क्यों है, किसके लिए, क्योंकि जो खुराक के अंदर विटामिन होते हैं, लिपिड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ब्रेक डाउन कैसे होंगी, फैट और जो ऑयल होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन जो अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसकी, फैट्स और ऑयल की। जैसे फैट और ऑयल जो होगा कि आप जब एक्सपोर्ट करेंगे एयर को, लाइट को फेस करेंगे या मॉइस्चर को फेस करेंगे तो या फिर बैक्टीरियल उनके ऊपर कोई हमला होगा, वो जब उनके ऊपर उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी तमाम प्रोसेस के ज़रिए, तो उसे हम बोलेंगे रेसिडिफिकेशन। तो इसकी वजह से, रेसिडिफिकेशन की वजह से क्या होती है, खुराक डिग्रेड हो जाती है, तो इससे भी हमने बचाना है। नेक्स्ट है प्रोटीन कैन बी डी अमाइनेटेड। चूँकि प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी होती है, लेकिन अगर इस तरह की ये रेंसिडिफिकेशन हो जाए, ठीक है, प्रोसेस के ज़रिए, तो प्रोटीन्स के अंदर से अमाइनो एसिड रिमूव हो जाता है, वो फिर क्या होती है, खुराक खाने के काबिल नहीं रहती और उसके अंदर प्रोटीनियस जो मटेरियल है और फिर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीनियस एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो वो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि डू नॉट यूज़ एनी फीड ओवर 3 months ओल्ड। कोई भी फीड अगर 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर शुदा है ना, 3 मंथ पुराना फीड कभी भी यूज़ ना करें, ये MCQ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिग प्रॉब्लम फॉर दोज इम्पोर्ट फीड। अब कहते हैं कि जो लोग खुराक को स्टोरेज नहीं करते उनके लिए क्या मसला होगा, जब वो इम्पोर्ट करेंगे फीड को इम्पोर्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी वो पहले कार्टन को उठा के रखेंगे या फीड को वैसे भी उठा के रखेंगे व्हीकल्स में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या होगा, हवा रोशनी गिर रही है, मुख्तलिफ उसे जो है एनवायरनमेंट मिलेगा तो खुराक ख़राब हो सकती है। तो इम्पोर्ट फीड करने के लिए उसको स्टोर करके इम्पोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा, उससे पहले स्टोर कर लें। प्रॉपर स्टोरेज है क्या, इसकी डेफिनेशन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। हमने क्या करना है, कोई भी फीड है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है टेम्परेचर से भी, नमी से भी, ठीक है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों के हमले से, रोडेंट इन्फेस्टेशन। रोडेंट्स बहुत आम है, जैसे माइस हैं, रैट्स हैं, ये जो होते हैं क्या करते हैं, फीड के अंदर आते हैं, स्टोरेज के अंदर वो फीड को खाते भी हैं, उसे गंदला भी करते हैं, गंदा भी करते हैं, वहाँ पे इन्फेस्टेशन यानी गंदगी भी फैला देते हैं, तो वो प्रॉपर स्टोरेज जो होता है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमने प्रोटेक्शन करनी होती है प्रॉपर स्टोरेज की। तो इसके लिए हमें क्या क्या और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें चाहिए कि मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम, कोई भी हम खुराक स्टोर कर रहे हैं इसके लिए को काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं स्टोर करना, शॉर्ट दुरानी के लिए हमने उसे मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम से स्टोर करना है, उसे बाद
बाद में यूज़ कर लेना है। फीड सैक्स जो होंगी शुड नॉट टच द फ्लोर और साइड वॉल्स। जो फीड की बोरियां हैं जिसके अंदर हमने खुराक को स्टोर किया है, जैसे कार्टन है, बोरी हैं, इनके अंदर हमने खुराक को स्टोर किया हुआ है। अब इसको हमने क्या करना है, इस कार्टन को ना ही हमने ये जो फर्श होता है फ्लोर को भी और छत को भी वगैरह को भी टच नहीं करने देना, और जो कमरे की जिसके अंदर हमने वो कार्टन और बोरियाँ रखी हुई हैं, सैक्स रखी हुई हैं, वो क्या होगी साइड वाल्स को भी टच ना करें, क्योंकि वाल्स भी गीली होती हैं, उनके ऊपर भी क्या होती है फंगस वगैरह अटैच होती है, तो वो फूड को क्या कर सकती है, डिग्रेड कर सकती है। स्टोर हमने क्या करना है 100% वाटर प्रूफ। जो भी हम कार्टन ले रहे हैं ना खुराक का, वो 100% वाटर प्रूफ होना चाहिए। यानी अगर उसके ऊपर वाटर गिर भी जाए स्टोर के कार्टन के ऊपर, ठीक है, तो वो वाटर को अपने अंदर से गुजरने ना दे, ठीक है, वाटर को गुजरने ना पाए, वाटर प्रूफ हो वो तो। लेकिन माहौल जो हमने देना है वो कूल भी होना चाहिए, ड्राई भी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मुलेशन अफेक्ट स्टोरेज फिश मील एंड ऑयल, ठीक है, जो भी हमने स्टोरेज के अंदर फ़िश मील या ऑयल रखा हुआ है उसकी हमने अच्छे से फॉर्मुलेशन करनी है, उसको पैक करना है अच्छे से। अगर न्यूट्रेंट्स लॉसेज हो जाए तो कौन कौन से न्यूट्रेंट लॉस हो सकते हैं, इसमें फैटी एसिड और विटामिन जो कि ज़रूरी होते हैं वो जो है लॉस हो सकते हैं। इन चीज़ों को भी हमने बचाना है। कंटेमिनेशन हो जाए, कंटेमिनेशन यानी गंदगी अगर फैल जाए उसके अंदर, खुराक जो है डर्टी हो जाए, कैसे रोडेंट से, फंगल अटैक से, बैक्टीरियल अटैक से, तो वो खुराक खाने के काबिल नहीं रहेगी। वाच इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग डिलेज, ओके, अगर आप खुराक को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट कर रहे हैं तो खुराक को देखते नहीं क्या है, खुराक इधर इम्पोर्टिंग के दौरान खुराक जो है वो क्या हो रही है, ख़राब तो नहीं हो रही। डिलेज कैन टर्न फीड इनटू हाई प्राइस्ड फर्टिलाइज़र और मेक इट डाउन टॉक्सिक। वो कहते हैं कि अगर आप खुराक को एक मुद्दत तक डिले करेंगे और उसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो होगी टॉक्सिसिटी जो है, मेक इट डाउन राइट टॉक्सिक। तो वो अगर कोई फर्टिलाइज़र आप मिसाल के तौर पर आपने दी है भैया, ठीक है, वो हाई प्राइस्ड फर्टिलाइज़र के तौर पर फिर वो काम करेगी, जो कि अगर हम फीड को डिले कर दें, क्योंकि वो फीड जो होगा फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा, फिर वो एज ए फर्टिलाइज़र हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम फिर वो ज़्यादा जो है डिले करने से वो खुराक टॉक्सिक हो सकती है। फिर कहते हैं कि अब हमने फीड को जिस बैग्स के अंदर स्टोर करना होता है वो बैग्स किस तरह होने चाहिए, तो फीड टिपिकली शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, इन 100 IB बैग्स, ठीक है, IB का ये एक पाउंड का यूनिट है, यानी 100 पाउंड बैग्स के अंदर जो होता है हमने फीड को स्टोर करना है और फिर शिफ्ट करना है। सी फ्राइट और ओवरलैंड ट्रैकिंग, अब जो है वो कह रहे हैं दो तरह की शिफ्ट होती है। शिफ्ट का मतलब है खुराक की तजारत करना, खुराक को स्टोर करके कार्टन के अंदर, तो कार्टन के अंदर हम बैग्स की शक्ल में खुराक को स्टोर करेंगे, तो वो खुराक जो होगी हम वो बाय जो होगा सी के ज़रिए यानी समंदरी रास्ते के ज़रिए भी उसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बाय रोड भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर शिपिंग मार्क्स एंड हाउ टू लेबल कार्टन्स, ये हमारे पास एक कार्टन है, डिब्बा है खुराक का, जिसके अंदर हमने क्या किया है, खुराक को स्टोर किया हुआ है, कार्टन बनाया हुआ है। इस कार्टन को उठाकर हम क्या कर सकते हैं, इस शिप वाले एक जो पूरी हमारे पास है व्हीकल है, कश्ती है, बोट कह लो, उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर हमने ज़मीनी ट्रांसपोर्ट करनी हो तो हम इस वाली जो बस है इसके अंदर भी हम छोटे छोटे कार्टन के अंदर रख के इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल फार्म में। और अगर हमने सी के ज़रिए करनी हो तो हम इस तरह के कार्टन को खुराक जो है इस तरह स्टोर करके इसके ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कहीं कह रहे हैं इफ़ मिल इज़ नियर बाय शिपमेंट इज़ ए जनरल लूज पैलेटेड ए ग्रैनुअल वुड इम्प्लाई दैट द फार्म हैज़ ए सोलियो एंड बैगिंग सिस्टम। ये एक पूरा इनका बैगिंग सिस्टम है, ठीक है, इन्होंने अच्छे से इसको चीज़ों को स्टोर किया हुआ। ये शिपमेंट है, ठीक है, ये शिपमेंट आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह आपने क्या करनी है, खुराक के डिब्बों के अंदर यानी छोटे छोटे पैक बना के बैग्स बना के पाउंड की शक्ल में उनका साइज़ होना चाहिए, उसके अंदर हमने क्या करनी है, खुराक रखनी है। फिर उस खुराक के जो डिब्बे होंगे साइज़ होंगे उनको हमने किसी भी ज़रिए के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना है, आया कि वो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीनी शिपमेंट हो सकती है या फिर सी जो है उसकी शिपमेंट हो सकती है। ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा प्रॉपर फीड स्टोरेज टू, ये दूसरा स्टेप आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है, फीड बैग्स देखने हैं कि वो किस तरह के बने होते हैं, जो खुराक है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमें नज़र आ रही है, बैग्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर हमने फीड को स्टोर किया हुआ है। अब ये जो बैग्स हैं ये किस चीज़ के बने होने चाहिए, कौन सा मटेरियल जो है वो इसके अंदर यूज़ होना चाहिए, वो होगा प्रॉपर ऑन आउटसाइड प्लास्टिक इनर पेपर ऑन आउटसाइड प्लास्टिक लाइनर, ठीक है, पेपर होना चाहिए लेकिन उसको किससे ढका हुआ होना चाहिए,
प्लास्टिक से। प्लास्टिक किसके तौर पे काम करेगी? प्लास्टिक जो होगी पेपर के ऊपर वाटर प्रूफ के तौर पे काम करेगी। अगर इन बैग्स के ऊपर वाटर गिरे भी तो खुराक जो वाटर जो होगा वो अंदर जो होगा एब्जॉर्ब होकर खुराक तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमने प्लास्टिक लाइनर लगाई हुई है जो कि वाटर प्रूफ के तौर पर काम करेगी। कंटिन्यूस प्लास्टिक, नो वेव, नो एयर होल्स, ठीक है। पूरी हर जगह पे हमने प्लास्टिक की कवर चढ़ा देना है पेपर वाले जो बैग्स हैं उनके ऊपर, ताकि उनके ऊपर कोई एयर होल जो है, कोई सुराख ना रहे जहाँ से वाटर या एयर जो है दाखिल हो सके। वोवन पॉलीमर, यानी पॉलीमर के ये बने होने चाहिए। पॉलीमर का तो पता ही है ना आपको, ठीक है। पॉलीमर जो होते हैं डिफरेंट मटेरियल का जो पॉलीमर होगा उससे बनाए हुए होने चाहिए इनको बैग्स को। टिपिकली कंटेन लेबल स्टेटिंग फीड टाइप, पैलेट साइज, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। वो क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास इस तरह स्टोरेज बैग आता है उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, वो किस डेट को बना है, ठीक है। इसके अंदर स्टोरेज खुराक जो हमने रखी वो किस डेट को स्टार्ट हुई है स्टोरेज करना उसे रखा है, किस उसकी एक्सपायर डेट क्या है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं, कौन कौन सी कैल्शियम है, फास्फेट है, वगैरह वगैरह जो भी हमने डाली हुई है। उसके ऊपर पैलेट का साइज़ क्या, अगर उसके अंदर पैलेट है हमने स्टोर की हुई तो पैलेट का साइज़ कितना है, उसका तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो होगी पूरी जो होगी वो लिखी होगी डेट। कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। सिमिलरली इसके ऊपर भी इंग्रेडिएंट्स और लेबल्स लगे होंगे जिससे हम एक्सटर्नली इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है कि मस्ट बी अनलोडेड इमीडिएटली एंड प्लेस्ड इन प्रॉपर स्टोरेज। जैसे ही हम इनको बोरियों में स्टोर कर दें, खुश्क करके नमी वगैरह हटा के फंगल और बैक्टीरियल अटैक से बचाने के लिए, तो हमने इनको किसी प्रॉपर स्टोरेज के अंदर रख देना, किसी प्रॉपर स्टोरेज प्लेस के अंदर रख देना इन बैग्स को। डायरेक्ट सनलाइट विल एडवर्स अफेक्ट विटामिन एंड लिपिड क्वालिटी ऑफ फीड। अगर हम डायरेक्ट इन फीड को बैग्स को क्या करें सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या करेगा, बैड इफेक्ट देगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन जो लिपिड क्वालिटी होगी वो हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से चेंज हो सकती है। डू नॉट स्टोर फीड मोर देन 3 मंथ पोस्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चर के बाद आपने इसको स्टोर कर दिया, उस स्टोर को आपने 3 मंथ तक रखना, उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं करना। 3 मंथ के बाद खुराक ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी और इसको यूज़ करने काबिल नहीं रहेगी। फीड शुड बी परचेज्ड, फीड को जो है वो हम जो है ख़रीद भी सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं, यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं ऑन ए मंथली बेसिस, ठीक है। यानी हमें इन 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर जो है हमने इसको इस्तेमाल करना है, रखना नहीं है। 2 to 3 कंटेनर्स पर मंथ फॉर लार्ज फार्मर्स। अगर एक बंदा है वो फार्मर है, वो अपनी जो है उसने पाउंड बनाया हुआ, उसके लिए क्या होगा, 1 मंथ के अंदर वो कितने कंटेनर खुराक के खरीदेगा, 2 से 3 कंटेनर। स्पॉइल्ड वेट और ओल्ड फीड्स कांट बी यूज़। जो स्पॉइल्ड हुआ है, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है कि स्पॉइल्ड फूड वो होता है जिसके अंदर की क्वालिटी में कमी हो, ठीक है, उसकी कलर चेंज हो चुका हो खुराक का, फीड का, उसका फ्लेवर चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, तो वो फिर खुराक खाने काबिल नहीं होती, उसका जायका वगैरह, उसकी शेप वगैरह चेंज हो जाए, तो वेट भी नहीं होना चाहिए। और ओल्ड फीड्स जो हो गए वो आपने किसी भी हालत में यूज़ नहीं करने। अगर आप इस तरह की इस तरह की स्पॉइल्ड हो जाए खुराक, ठीक है, डिग्रेड हो जाए पड़ी तो उसका हमें क्या नुकसान होता है कि इकोनॉमिक लॉस होता है हमें, ठीक है। हमें जो ओवरऑल जो कंट्री बेस के ऊपर ओवरऑल हम देखें जनरली तो हमें क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस होता है। यानी जनरली अगर हम देखें तो हमें इसका नुकसान होगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो नुकसानात से बचने के लिए, इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इकोनॉमिक लॉस ऑफ फीड डेफिशिएंट फीड में बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस डिस्कार्डिंग। वो कहते हैं कि अगर आपकी खुराक जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी तो वो तो कम हो जाएगी ना, उसकी कीमत में कमी आ जाएगी, वो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो इससे आपको क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, वो इससे की कॉस्ट से रिलेटेड है। फीड शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई, फीड जो होगी खुराक होगी उसको अपने खुश्क, ठंडे और हवादार एरिया में, वेल वेंटिलेटेड का मतलब है हवादार जो एरिया वहाँ पे रखना है। स्पॉइलेज भी लगकर इमीडिएटली फीड्स बिकम वेट। अगर खुराक थोड़ी सी भी एक जगह से भी वेट होती गई, जो है उसको नमी मिलती गई, पानी उस पर गिर गया, तो क्या होगा, फीड जो होगी स्पॉइलेज हो जाएगी, उसका कलर वगैरह चेंज हो सकता है, उसकी जो क्वालिटी है ना, प्रॉपर्टीज़ वो चेंज हो जाएगी, उसकी शेप, उसका फ्लेवर, ठीक है। तो वो ये हमें क्या होती है, क्यों वेट के होने से वो एक तो उसकी फंगस की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फंगस जो होता है उसकी जाके डिकम्पोजिशन कर सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है एयर से। टेम्परेचर नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, यानी एक खास लेवल का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर भी चाहिए, कंसिस्टेंसी मुसलसल। बैग स्टोर्ड करेंगे ऑन वुडन पैलेट्स के ऊपर, नॉट ऑन फ्लोर। हमने क्या करना है, जो भी हमने खुराक के बैग्स लेने हैं, बैग्स वगैरह जिसके अंदर हमने खुराक स्टोर की
हुई है उनको हमने किसी लकड़ी के जो पैलेट्स हैं वुडन जो होंगे उनके ऊपर रखना है, ना कि हमने डायरेक्ट फर्श के ऊपर जो होगा वो नहीं रखना। नो मोर देन 5 बैग्स हाइट बिटवीन पैलेट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक बैग हमने पैलेट्स का भरा रखा, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, उसके ऊपर तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया और पाँचवा। ये 5 बैग हमने ऊपर नीचे एक स्टैक की शक्ल में रख दिए। 5 बैग्स के ऊपर हमने छठा बैग नहीं रखना है, इस तरह क्या होगी पैलेट ख़राब हो जाएगी जो बैग्स के अंदर स्टोर है। तो एक दूसरे के अगर आपने बैग रखनी है तो उनको हमने सिर्फ 5 तक रखने हैं। अलाउज फॉर एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन बिटवीन बैग कॉन्स्टेंट एट सिमिलर मॉइस्चर टेम्परेचर। तो हमने क्या करना है कि बैग्स को इस तरह खुला थोड़ा सा रखना है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत सर्कुलेशन जो है हवा की जाती रहे, उसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर जितना उसके लिए ज़रूरी है जिस पे वो ख़राब नहीं होती, मॉइस्चर टेम्परेचर वो मिलता रहे। तो ये इसकी प्रॉपर फीड स्टोरेज 2 थी। प्रॉपर फीड स्टोरेज 3 जो है उसमें अगर हम ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कह दूँगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।